afternoon students, welcome to SRS IAS and Law Academy। इससे पिछली जो क्लास थी उसमें हम आर्टिकल 14 जो है उसको कवर कर चुके हैं। आज की क्लास में हम जो है आर्टिकल 15 जो है उसको कवर करेंगे। आर्टिकल 15 के अंदर 6 क्लॉजेज आते हैं, 6 के 6 क्लॉजेज जो है वो हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, तो आज का आपका टॉपिक है आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले आप अपना ये जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 है इसको लिख लो। ठीक है, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो कि आज की क्लास में हम क्या क्या चीज जो है बेसिकली किस चीज की बात जो है वो हम करने जा रहे हैं। आज की जो क्लास होगी उसमें हम जो है बेसिकली बात करेंगे कि किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन की बात करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया जो है वो कौन कौन सी डिस्क्रिमिनेशंस जो है उनके अगेंस्ट बात करता है। ठीक है, तो लिखो आर्टिकल 15 क्लॉज 1, डेफिनेशन लिख लो इसकी। द स्टेट शैल नॉट, द स्टेट शैल नॉट के नीचे अंडरलाइन लगा लो, डिस्क्रिमिनेट अमंग्स इट्स सिटीजन के नीचे अंडरलाइन लगाओ, इट्स सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ओनली के नीचे अंडरलाइन लगाओ। कौन कौन से ग्राउंड्स हैं? पहला है रिलीजन, 5 ग्राउंड्स की बात करता है बेसिकली आपका आर्टिकल 15, और जो आगे जाके नेक्स्ट आर्टिकल आएगा ना आर्टिकल 16 वो आपके 7 ग्राउंड्स की बात करेगा। ठीक है, फिलहाल आर्टिकल 15 5 ग्राउंड्स की बात करता है। वो ग्राउंड्स कौन कौन से? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। इस आर्टिकल का मतलब ये है कि इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर आपके ऊपर मतलब सिटीजंस ऑफ इंडिया के साथ किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होगी। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 बात करता है। लेकिन यही आर्टिकल अगर इसकी अच्छे से हम इसको एनालाइज करें तो इस आर्टिकल का मतलब ये भी है कि आपके ऊपर इन 5 ग्राउंड्स के अलावा किसी और ग्राउंड के ऊपर आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हो सकती है। ठीक है, स्टेट जो है वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कर सकती है। ठीक है, उसका एग्जांपल जैसे एक ग्राउंड हो सकता है आपका एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन आपका ग्राउंड जो है वो हो सकता है कि जैसे हमने पिछले आर्टिकल्स जो है उसमें हमने किया था कि एजुकेशन जो है उसको एक ग्राउंड बना दिया जाता है कि अगर एक इंसान जो है उसने पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ ग्रेजुएशन या पर्टिकुलर लेवल ऑफ ग्रेजुएशन अगर उसने अटेन किया है तभी वो एक पर्टिकुलर एग्जाम जो है वो दे सकता है। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था कि उसमें 14 में हमने आर्टिकल 14 में हमने एग्जांपल लिया था कि जो स्टेट जो है वो स्पेशल एजुकेशनल ग्राउंड्स के ऊपर जो है जॉब्स जो है वो निकाल सकती है, और जो बाकी लोग जो हैं अगर उन्होंने वो एजुकेशन जो है उनके पास वो क्वालिफिकेशन जो है वो नहीं है तो वो जो है उसमें अप्लाई जो है वो नहीं कर सकते थे। ठीक है, जैसे हमने वो देखा था कि जैसे कि अगर आप इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना चाहते हो तो आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो होनी लाजमी है। अदरवाइज आप उन इक्वालिटी के बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, भले ही मेरे पास इंजीनियरिंग की डिग्री जो है वो नहीं है लेकिन मैं फिर भी इंजीनियरिंग सर्विसेज में जाना चाहता हूं, ऐसा आप नहीं कह सकते। इस बेसिस पे आपके ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेशन सरकार कर सकती है। ठीक है, तो ये ग्राउंड हो गया एजुकेशन। उसके अलावा क्या कहते हैं आगे की क्लासेस में आर्टिकल 16 में हम ये देखेंगे कि आपको जो है किसी और ग्राउंड्स के ऊपर जो है आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो की जा सकती है। जैसे कि आपका इसमें यहाँ पे कहीं पे भी ये नहीं लिखा है कि आपकी रेजिडेंस के ऊपर आपके साथ जो है प्लेस ऑफ बर्थ की बात हो गई है हाँ यहाँ पे, और जैसे कुछ कंडीशंस होती हैं जैसे रेजिडेंस के ऊपर आपके जो है जो आपके ऊपर वो जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो की जा सकती है। डोमिसाइल के बेसिस पे आपके ऊपर डिस्क्रिमिनेशन जो है वो की जा सकती है कि आप अगर इस पर्टिकुलर डोमिसाइल से बिलोंग करते हो तभी आप जो है इस मतलब पर्टिकुलर स्टेट का एग्जाम जो है वो आप फिल कर सकते हो। ठीक है, लेकिन वो पूरी जो उसके ऊपर पूरा रूल बनाने का हक जो होता है वो सेंटर के पास होता है। आगे के आर्टिकल्स में करेंगे, आई थिंक 16 क्लॉज 2 या 3 की बात है ये। ठीक है, तो वहां पे जाके इस चीज को अच्छे से डिस्कस करेंगे। फिलहाल हमारी जो क्लास है वो ये बात करती है कि हाँ फिलहाल आर्टिकल 15 और का क्लॉज 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, वो इस चीज की बात कहता है कि इन 5 ग्राउंड्स के अलावा किसी भी तरीके से हमारे ऊपर जो है डिस्क्रिमिनेशन हमारी स्टेट, ठीक है, द स्टेट शैल नॉट, स्टेट जो है वो हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती। ज्यादातर अपने आर्टिकल्स आप देखोगे ना वो स्टेट को ही प्रोहिबिट करेंगे कि स्टेट जो है वो नहीं कर सकती। स्टेट का मतलब क्या है? कंट्री। ठीक है,
एक आर्टिकल आगे जाके ऐसा आएगा जिसमें स्टेट और इंडिविजुअल दोनों की बात की जाएगी। ना तो कोई इंडिविजुअल कोई पर्सनल कैपेसिटी में कोई इंसान जो है वो आपके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, ना ही स्टेट कर सकती है, ठीक है। फिलहाल स्टेट पे रहते हैं। तो इसमें हम जो है आज की क्लास में हम एग्जांपल जो डिस्कस करेंगे, जैसे आपका थर्ड जेंडर केस है उसको डिस्कस किया जाएगा। देन 15 क्लॉज 2 में हम साबरीमाला वाला केस जो है उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले ये डिस्कस करते हैं हम, और उसके अलावा साबरीमाला के अलावा आपका वो जो है आपका सेक्शन 497 जो है आईपीसी का, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आज की क्लास में, क्योंकि उसमें जो है एडल्ट्री की बात होती है, ठीक है। वो भी एक तरीके से डिस्क्रिमिनेटरी था आपका सेक्शन जो था आपका 497 आईपीसी का, तो वो भी एक तरीके से आपका डिस्क्रिमिनेटरी था। तो उसमें जो है कुछ चेंजेस जो है वो सरकार के द्वारा किए गए, ठीक है। तो फिलहाल हम सबसे पहले अपना शुरू करते हैं थर्ड जेंडर वाले केस से। तो थर्ड जेंडर वाले केस में क्या था कि जो आपके ये जो होते हैं एलजीबीटीज जो होते हैं, इनके साथ जो है शुरू से डिस्क्रिमिनेशन जो है वो होती आ रही है, ठीक है। तो हुआ क्या कि इनके साथ जो है सेक्स बेस्ड इनके साथ डिटर्मिनेशन जो है उनके साथ की जा रही थी। तो ये क्या था आपका आर्टिकल 15 और का जो क्लॉज 1 है उसको डिस्क्रिमिनेट उसको जो है वायलेट करता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या बोला है कि किसी भी इंसान के साथ जो सिटीजन ऑफ इंडिया हो उसके साथ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स या प्लेस ऑफ बर्थ के थ्रू जो है उसके बेसिस पे किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं की जा रही थी। अब ये जो था थर्ड जेंडर केस था, इसमें जो है एक नाज फाउंडेशन केस हुआ 2009 में। नाज फाउंडेशन केस दो बार होता है, ठीक है। एक बार होता है 2009, उस केस का नाम था नाज फाउंडेशन केस वर्सेस दिल्ली एनसीटी, ठीक है। ये 2009 का केस था। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने क्या कर दिया, डीक्रिमिनलाइज कर दिया था सेक्शन 377 को, ठीक है। सेक्शन 377 जो है वो किसी भी तरीके का अननेचुरल सेक्स जो है उसके अगेंस्ट था, ठीक है। मतलब अगर कोई भी इंसान जो है अननेचुरल सेक्स जो है वो परफॉर्म करता है तो उसके अगेंस्ट जो है ये सेक्शन 377 जो था वो लग जाता था, और जो है ये इसको एक क्रिमिनल ऑफेंस जो है वो माना जाता था। तो इसमें क्या हुआ कि सेक्शन 377 जो था उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया नाज फाउंडेशन केस 2009 वर्सेस दिल्ली एनसीटी केस, ठीक है। तो इसमें जो है इसको आपके ये जो है थर्ड इसको क्या कहते हैं सेक्शन 377 को सुप्रीम कोर्ट जो है वो डीक्रिमिनलाइज कर देते हैं। लेकिन उसके बाद एक और केस होता है सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन केस 2003। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट क्या करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट रिक्रिमिनलाइज कर देते हैं सेक्शन 377 को, ठीक है। अब जैसे इसको रिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, मतलब सेक्शन 377 के तहत अननेचुरल सेक्स को जो है वो क्रिमिनलाइज कर दिया गया। मतलब अगर कोई भी इंसान अननेचुरल सेक्स जो है वो परफॉर्म करता है तो वो जो है आपका क्रिमिनलाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल चार्जेस जो है वो लगाए जाएंगे। अब ये क्या कर रहा था, ये चीज ये आपके इसके अगेंस्ट जा रही थी आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के। क्यों? क्योंकि इसमें कहा गया है कि किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन जो है ऑन द बेस ऑफ सेक्स, भले ही आपका सेक्स फीमेल हो या मेल हो, ठीक है, उस टाइम पे दो ही जेंडर्स की बात की जाती थी, ठीक है। थर्ड जेंडर जो बहुत टाइम से हमारे यहाँ पे एंशिएंट टाइम से एग्जिस्ट कर रहा था। और जहां तक रही बात अननेचुरल सेक्स की, तो ये एनिमल्स में भी होता है, और बहुत से इसके प्रूफ्स दिए गए कि एनिमल्स में होता है, ये बहुत टाइम से होता आ रहा है। इनफैक्ट जो आपके इजिप्शियंस जो थे वो इसको परफॉर्म करते थे। ये मतलब हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री है ये उसका पार्ट रहा है। ये कोई ऐसी चीज नहीं थी जो अभी अभी रिसेंटली सबके सामने आई थी, ठीक है। तो ये बहुत टाइम से होता आ रहा था। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्रिमिनलाइज कर दिया 2013 वाले केस में, सुरेश कौशल वर्सेस नाज फाउंडेशन केस में, तो ये आपकी बात जो है ये सामने आ गई, क्योंकि ये आपके जो आर्टिकल 15 क्लॉज 1 है उसको वायलेट कर रहा था। उसके बाद क्या किया, सुरेश कौशल केस के बाद एक केस होता है जिसमें ये जो क्रिमिनलाइज करने का जो रीजन था, तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने ना इससे पूछा, अपनी पार्लियामेंट से पूछा सुप्रीम कोर्ट ने। तो पार्लियामेंट ने कहा कि जो हमारी जो सोसाइटी है ना वो क्योंकि इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करती, हमारी सोसाइटी में ये चीजें जो है ये एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इस वजह से इसको जो है क्रिमिनलाइज कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने पार्लियामेंट की बात मान ली और इसको क्रिमिनलाइज कर दिया दोबारा से, ठीक है। अब होता है एक और केस, नालसा केस 2014 का। तो इन्होंने इस बार क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने इस बार सिर्फ ट्रांसजेंडर्स की बात की। उन्होंने पूरे के पूरे 377 सेक्शन को छेड़ा ही नहीं, उन्होंने सिर्फ ट्रांसजेंडर्स की बात की। और उन्होंने अलाउ कर दिया कि जो ट्रांसजेंडर्स जो है वो भी क्योंकि सिटीजन ऑफ इंडिया है तो उनका भी एक इक्वल राइट बनता है जो राइट मेल और फीमेल का बनता है। तो उन्होंने बोला कि अगर वो जो है किसी भी तरीके का सेक्स जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं तो इनको भी जो है वो अलाउ होना चाहिए वो चीज। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कह दिया,
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरीके की, भले ही वो आपकी सोसाइटी जो है उसको एक्सेप्ट करे ना करे, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कोई भी चीज जो है वो नहीं हो सकती। तो अगर हम जो ये जो राइट है हम सिटीजन ऑफ इंडिया को प्रोवाइड करवा रहे हैं और इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेक्स किसी के साथ भी हम डिस्क्रिमिनेशन करने की बात नहीं कर रहे, तो जो थर्ड जेंडर होगा उसको भी इस चीज को परफॉर्म करने की जो है अनुमति जो है वो होनी चाहिए। और अगर वो ऐसा कुछ कर रहे हैं, सेक्शन 377 के अंडर ऐसा कुछ कर रहे हैं, भले ही आपका सेक्शन 377 उसको क्रिमिनलाइज करता हो, लेकिन इनको इस चीज की परमिशन जो है वो होगी। ठीक है, तो सेक्शन 377 को उन्होंने बिल्कुल नहीं छेड़ा। हाँ, ये जो आपके ट्रांसजेंडर्स जो थे इनको अलाउ कर दिया कि इनको जो है अब सेक्शन 377 के अंदर इनके अगेंस्ट जो है क्रिमिनल चार्जेस जो है वो फाइल नहीं होंगे। ठीक है, तो फाइनली आपका ये जो था ये जो ट्रांसजेंडर जो थे इनको अलाउ हो गया। उसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बात कही, उन्होंने 3 मेन पॉइंट्स दिए। ठीक है, अब क्योंकि ये आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को वायलेट कर रहा था, तो इन्होंने 3 मेन पॉइंट्स क्या दिए। सबसे पहले तो इन्होंने ये बोला कि जो ट्रांसजेंडर्स जो थे ना उनको एज ए थर्ड जेंडर जो है वो एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। आप जब भी एग्जाम अपना फिल करते होगे ना, स्पेशली जो आप यूपीएससी का एग्जाम अगर फिल करते होगे, तो वहां पे आजकल देखना कि अभी जो है वो थर्ड जेंडर स्पेशली मेंशन होता है कि एक जब वहां पे जेंडर आपसे पूछा जाता है आपका, तो वहां पे एक फीमेल होता है, एक मेल होता है, एक थर्ड जेंडर होता है या ट्रांसजेंडर होता है, या कुछ कईयों में तो प्रॉपर डिफरेंशिएशन होती है कि आप एसेक्सुअल हो, बाइसेक्सुअल हो, आप गे हो, लेस्बियन हो। ठीक है, तो वो उस तरीके से प्रॉपर आपकी कुछ कुछ पेपर्स में मैंने भी देखा है कि वहां पे जो है प्रॉपर इस तरीके से वो मेंशन कर देते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये नालसा केस 2013 के बाद से आनी शुरू हुई, तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो ट्रांसजेंडर जो होंगे उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा एज थर्ड जेंडर। ठीक है, तो एक बात इन्होंने ये बोली कि ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर रिकॉग्नाइज किया जाए। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली, दे शुड बी गिवन रिजर्वेशन अंडर द कैटेगरी ऑफ ओबीसी, कि उन्हें ओबीसी कैटेगरी के अंदर उन्हें जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाई जाए। ठीक है, दूसरी बात ये हुई। थर्ड बात क्या हुई कि अब ट्रांसजेंडर जो है क्या कहते हैं कि उन्हें पहचाना कैसे जाएगा कि कौन जो है वो ट्रांसजेंडर होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि ट्रांसजेंडर जो है वो डिक्लेयर करेगा, खुद ही डिक्लेयर करेगा, वो अपनी डिक्लेरेशन से खुद डिक्लेयर करेगा कि मैं जो हूं मैं ट्रांसजेंडर हूं। तो इसके लिए कोई भी क्राइटेरिया जो है वो सेट नहीं होगा। ट्रांसजेंडर खुद से सेल्फ आइडेंटिफिकेशन का क्राइटेरिया इसमें रखा गया कि ट्रांसजेंडर जो है वो खुद से कहेगा कि हाँ मैं ट्रांसजेंडर हूं, उसको जो है ट्रांसजेंडर का की कैटेगरी में जो है वो रख लिया जाएगा। तो ये 3 बातें जो है ये कही गई थी आपकी नालसा केस में। ठीक है, तो यही था आपका थर्ड जेंडर केस कि ये जो केस जो था, क्योंकि सेक्शन 377 जो था वो क्रिमिनलाइज कर रहा था अननेचुरल सेक्स को। ठीक है, तो अब क्योंकि वो वायलेटिव था और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 1 वो कहता है कि जो कोई भी इंसान जो है उसके साथ सेक्स बेस पे जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं की जानी चाहिए, भले ही वो कास्ट बेस हो या जितनी भी ये 5 जो बातें जो की गई हैं रिलीजन के बेस पे, रेस के बेस पे, कास्ट के बेस पे, सेक्स के बेस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पे। ठीक है, तो इनके साथ जो है किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये था आपका थर्ड जेंडर केस। अब एक केस जो है वो और डिस्कस करते हैं, वो है आपका सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी। ठीक है, तो ये बेसिकली बात करता है अडल्ट्री की। ठीक है, तो आप सबने जो है रुस्तम मूवी जो है वो देखी होगी। ठीक है, रुस्तम में एक अक्षय कुमार होता है, ठीक है, उसकी वाइफ होती है इलियाना और एक और थर्ड पर्सन होता है, वो होता है मखीजा। ठीक है, तो ये जो आपका सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी जो था, ये भी जो था आपके आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को वायलेट कर रहा था। वो किस तरीके से कर रहा था उसके लिए आपको ये स्टोरी जो है ये पता होनी चाहिए, रुस्तम वाली स्टोरी। ठीक है, बहुत से लोगों ने मूवी देखी होगी। ठीक है, जिन्होंने देखी होगी उनको ऑलरेडी पता होगा। ठीक है, और कई लोग होंगे जिन्होंने मूवी नहीं देखी होगी। ठीक है, तो जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए थोड़ी सी स्टोरी बता रहा हूं मैं। अक्षय कुमार होता है, उसकी वाइफ होती है इलियाना। ठीक है, इलियाना जो है उसका अफेयर होता है इसके साथ, मखीजा के साथ। ये है थर्ड पर्सन। ठीक है, ये दोनों हैं हस्बैंड वाइफ। अब जो है आपका सेक्शन 497 जो है वो ये क्या कहता है, वो ये कहता है कि अगर ये जो वाइफ का, अगर किसी पर्सन की वाइफ का किसी थर्ड पर्सन के साथ जो है अफेयर होता है, तो ये बंदा जो है इस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट जो है क्रिमिनल चार्जेस लगा सकता था। ठीक है, ये कहता है आपका आर्टिकल सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग जो है लेकिन अगर इलियाना क्या करती है, इलियाना अक्षय कुमार का कंसेंट लेती है कि उसे जो है इस बंदे के साथ अफेयर करना है,
तो वो जो है फिर इसके अगेंस्ट, इस अक्षय कुमार, इस थर्ड पर्सन के अगेंस्ट जो है कोई भी क्रिमिनल चार्जेस जो है वो फाइल नहीं कर सकता था। ठीक है, अब इसी के रिगार्डिंग एक केस होता है केएस पुट्टास्वामी केस। ठीक है, ये केस होता है राइट टू प्राइवेसी के बारे में। इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट बहुत सी बातें करता है। तो जब राइट टू प्राइवेसी की बात की जाती है तो केएस पुट्टास्वामी केस के दौरान जो है जो आपकी ये जो थी सुप्रीम कोर्ट थे, उन्होंने राइट टू प्राइवेसी के अंदर बहुत सी चीजें जो है उनको इंक्लूड किया था। ठीक है, उसमें उन्होंने इंक्लूड किया था कि बॉडीली ऑटोनॉमी की बात करती है उसमें हमारी सुप्रीम कोर्ट, बॉडीली ऑटोनॉमी, बॉडीली ऑटोनॉमी की बात की जाती है, और भी बहुत सी, डिसीजनल प्राइवेसी की बात की जाती है। डिसीजनल प्राइवेसी होती है पर्सन हैज अ राइट टू डिसीजन। ठीक है, तो ये जो बॉडीली ऑटोनॉमी की बात की गई या क्या कहते हैं डिसीजनल प्राइवेसी की बात की गई आर्टिकल 21 के तहत, राइट टू प्राइवेसी। आर्टिकल 21 में उसी टाइम पे राइट टू प्राइवेसी जो था केएस पुट्टास्वामी केस के दौरान ही आर्टिकल 21 में राइट टू प्राइवेसी जो था उसको इंक्लूड किया गया था, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और इसमें बहुत सी चीजें जो है वो इंक्लूडेड होती हैं, राइट टू लाइफ डिग्निटी, राइट टू वर्क, राइट टू प्राइवेसी, वो सारी चीजें जो है आर्टिकल 21 में इंक्लूड हुई हैं। जब इसको डिस्कस करेंगे तब इसको अच्छे से बताऊंगा आपको। ठीक है, फिलहाल इतना समझो कि राइट टू प्राइवेसी को केएस पुट्टास्वामी, इस केस में राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 पुट्टास्वामी, ठीक है, राइट टू प्राइवेसी को आर्टिकल 21 में इंक्लूड कर लिया गया। ठीक है, तो इसमें बॉडीली ऑटोनॉमी की बात हुई, बट बॉडीली ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है कि आपकी बॉडी है, ठीक है, आप उसके साथ चाहो कुछ भी कर सकते हो। आपको अपनी बॉडी के साथ कुछ भी करने के लिए किसी तीसरे इंसान की परमिशन जो है वो लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या हो रहा था, इलियाना को अपने हस्बैंड की परमिशन जो है वो लेनी पड़ रही थी कि वो इसके साथ अफेयर जो है वो करना चाहती है। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था कि ये जो है जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जो है वो हो रही थी। किस तरीके से, ये सेक्शन कब लगता है, जब इस इंसान की वाइफ का अफेयर होता है किसी थर्ड पर्सन के साथ। लेकिन अगर इसका अफेयर किसी लेडी के साथ हो जाता है, मान लो ये मखीजा है, मान लो मखीजी, ठीक है, अक्षय का अफेयर हो जाता है मखीजी के साथ, अक्षय को इलियाना को ऐसा कुछ भी बताने की या इलियाना की परमिशन लेने की जरूरत जो है वो नहीं थी। ठीक है, तो इस वजह से ये क्या हो रहा था, ये डिस्क्रिमिनेटरी हो रहा था ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये मेल है तो इसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है और ये फीमेल है तो इसको परमिशन लेने की जरूरत है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा था, आपका 15 क्लॉज 1 को वायलेट कर रहा था ये फिर से। ठीक है, अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। सुप्रीम कोर्ट ने यहां पे एक और बात की कि अगर इसको इसकी परमिशन लेनी पड़ रही है तो ये एक तरह से ये अक्षय की स्लेव हो गई। ठीक है, तो ये भी डिस्क्रिमिनेटरी है अगेंस्ट आर्टिकल 15 क्लॉज 1। ठीक है, कि इसको परमिशन लेनी पड़ रही है और इसको किसी भी तरीके की परमिशन नहीं लेनी पड़ रही। तो इस वजह से क्या हुआ, सेक्शन 497 में बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो चेंजेस किए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो एक्ट जो है आपका सेक्शन जो है 497 ये जेंडर न्यूट्रल नहीं है। ठीक है, और उसके अलावा जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में बात की ना कि इस सेक्शन को क्रिमिनलाइज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो दोबारा से पार्लियामेंट से पूछा गया। तो पार्लियामेंट ने जो है जो केएस पुट्टास्वामी के टाइम पे जो पार्लियामेंट जो है उन्होंने क्या बात कही कि ये जो आपकी केएस पुट्टास्वामी के टाइम पे नहीं, अदरवाइज जब इनसे पूछा गया कि सेक्शन 497 के बारे में जब बात की गई कि हाँ कि ये तो जो आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 1 है उसको वायलेट कर रहा है। ठीक है, तो जब उसके बारे में बात हुई तो आपका ये जो है इससे दोबारा पूछा गया पार्लियामेंट से। तो पार्लियामेंट ने क्या कहा कि जो आपकी मैरिज होती है ना वो एक सेक्रेड नॉट की तरह होती है। ठीक है, एक सेक्रेड थ्रेड होता है और अगर कोई तीसरा आदमी ये मखीजा इस केस में, अगर कोई तीसरा आदमी उस सेक्रेड नॉट को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है तो वो इंसान जो है वो सजा का हकदार है। ये किसका कहना था, पार्लियामेंट का। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो पार्लियामेंट की बात मान ली। ठीक है, तो कहते ठीक है, मतलब पार्लियामेंट भी सही कह रही है कि हाँ हमारी सोसाइटी, ये 1980s की बात है। ठीक है, उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बात मान ली कि हाँ ये जो आपका ये जो है मैरिज एक सीक्रेट नॉट है और इसको जो है जो तीसरा आदमी जो इसको तोड़ रहा है तो जाहिर है उसको सजा जो है वो मिलनी चाहिए। ठीक है, फिर 2018 में जाके ना केस होता है जोसेफ शाइन केस, जोसेफ शाइन केस। इसमें ये बात फिर से सामने आती है कि हाँ मतलब ये चीज जो है ये तो वायलेटिव है इसकी आर्टिकल 15 क्लॉज 1 की। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, कोर्ट ने दोबारा से है पार्लियामेंट से पूछा कि हमें इसके बारे में अब क्या करना चाहिए। पार्लियामेंट ने फिर से अपनी बात दोहराई कि ये जो है आपका
मैरिज जो है एक क्या कहते हैं सीक्रेट नॉट है, और वही जो पुरानी बातें उन्होंने की थी कि इसको जो तोड़ने वाला जो तीसरा आदमी है उसको जो है क्या कहते हैं उसको जो है सजा का वो हकदार है, तो उसको सजा जो है वो मिलनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ओके, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहता ओके, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, सेक्शन 497 आईपीसी को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। ठीक है, सुप्रीम जो पार्लियामेंट ने कहा उन्होंने चुप करके सुन लिया, लेकिन साथ में ही उन्होंने सेक्शन 497 को डीक्रिमिनलाइज कर दिया। वो कहते हैं कि क्या तुम हर चौथे दिन बाद तुमसे पूछते हैं, तुम वही बातें दोहराने लग जाते हो कि भाई जी सीक्रेट नॉट है, ये है वो है। कहते हैं सीक्रेट नॉट हो ना हो, तुम्हारी सोसाइटी क्या कहती है हमें फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चीज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के ऊपर नहीं है। ठीक है, अगर कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिया में जो बातें लिखी हुई हैं उसके अगेंस्ट जाती है, हमारा काम है इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, हम उसको इंटरप्रेट करेंगे और जो लोगों के जो राइट्स जो हैं उन्हें प्रोवाइड करवाएंगे। कहीं पे भी राइट्स जो उनके वायलेट होते हैं, हम नहीं मानेंगे तुम्हारी सोसाइटी क्या कहती है। हमारे लिए जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, जो फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं वो हमारे लिए सबसे ऊपर है। आर्टिकल ये सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी जो था आर्टिकल 15 क्लॉज 1 के अगेंस्ट था। ठीक है, डिस्क्रिमिनेट कर रहा था, विमेन जो है उसको स्लेव बना रहा था मैन की। ठीक है, विमेन जो है उसको परमिशन लेनी पड़ रही थी, मैन जो है अगर वो सेम काम करता है तो उसको जो है परमिशन नहीं लेनी पड़ रही थी, जो कि क्या था आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 1 को अगेंस्ट जो है डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कर रहा था अगेंस्ट सेक्स। ठीक है, मतलब अगेंस्ट जेंडर जो है वो डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कर रहा था। तो हम जो है इसको हटाने जा रहे हैं, तुमको जो करना है कर लो। ठीक है, तो फाइनली आपका जो कोर्ट ने जो है डीक्रिमिनलाइज कर दिया। और एज ऑफ नाउ, ठीक है, अभी के लिए फिलहाल जो इसका करंट पोजीशन है वो ये है कि फिलहाल के लिए जो आपका सेक्शन 497 है इसके अगेंस्ट किसी भी तरीके का क्रिमिनल चार्ज जो है वो नहीं लग सकता। लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कर दी कि हाँ, इसको क्रिमिनल ऑफेंस हम नहीं बनाते लेकिन सिविल ऑफेंस जो है वो बना देते हैं। ठीक है, तो अगर हस्बैंड की वाइफ जो है वो किसी के साथ उसका अफेयर चल रहा है तो ये क्या कर सकता है, इसके साथ डाइवोर्स जो है वो ले ले। ठीक है, या इसका अफेयर, अक्षय का अफेयर कहीं और चल रहा है तो इसकी वाइफ इलियाना जो है वो इससे डाइवोर्स ले ले। ठीक है, तो इसको इसमें क्रिमिनलाइज करने वाली क्या बात है। ठीक है, डाइवोर्स लेना है लो, ठीक है, और तुम आगे अपनी लाइफ जियो, एंजॉय करो। ठीक है, तो ये बात कही गई आपकी इसमें जोसेफ शाइन केस में। ठीक है, तो ये केस जो है ये मैं आपको लिखवाऊंगा। फिलहाल के लिए आर्टिकल 15 क्लॉज 2 एक बार लिख लो और उसको समझ लो। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज लिखना मत, क्या कहते हैं जो हमारे जो रेगुलर बच्चे हैं वो मत लिखना। ठीक है, ये क्योंकि ये वाली क्लास जो है ये मैं इंटरनेट पे डाल दूंगा एज इट इज, क्योंकि इसमें मैंने आपको साबरीमाला केस जो है वो समझाना है। तो अदरवाइज कहीं पे साइड पे लिख लो, अदरवाइज दोबारा लिखवाऊंगा आपको आर्टिकल 15, क्योंकि आर्टिकल 15 क्लॉज 1 की जो नोट्स जो है वो मैंने लिखवाने हैं। ठीक है, तो 15 क्लॉज 2 जो है ये क्या बात करता है, ये सेक्शन 15 क्लॉज 1 किसको प्रोहिबिट करता था, स्टेट को। ठीक है, कि स्टेट जो है वो किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन जो है लोगों के साथ नहीं करेगी, ये कहता था आपका आर्टिकल 15 क्लॉज 1। ठीक है, आर्टिकल 15 क्लॉज 2 जो है ये किसकी बात करता है कि स्टेट और इंडिविजुअल, स्टेट और इंडिविजुअल ये दोनों जो है ये डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते किसी के साथ अगेंस्ट एनी सिटीजन ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ फ्रॉम हैविंग एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस। ठीक है, सारा लिखवा देता हूं एक बार। इट प्रोहिबिट्स द स्टेट एंड इंडिविजुअल फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, ओनली इंपॉर्टेंट है, ओनली ऑन द ग्राउंड्स ऑफ, कौन कौन से हैं, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ठीक है, इन 5 ग्राउंड्स पे आपके साथ ना तो स्टेट डिस्क्रिमिनेशन कर सकती है ना ही कोई इंडिविजुअल डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है। इन 5 ग्राउंड्स के ऊपर कहां पे, फ्रॉम हैविंग एक्सेस टू, फ्रॉम हैविंग एक्सेस टू पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेसेस। अब पब्लिक प्लेसेस में क्या क्या आता है, आपके कुएं हो गए, ठीक है, जो पब्लिक प्लेसेस के लिए ओपन है, जो पब्लिक के लिए ओपन है, वहां पे आपके साथ किसी भी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं हो सकती। एक एग्जांपल लेके चलते हैं, मान लो जैसे अब मेरी एकेडमी है, ठीक है, तो मेरी एकेडमी है, ये पब्लिक प्लेस है, ठीक है, तो मैं इसमें यहाँ पे ये नहीं कह सकता कि इस एकेडमी में इस पर्टिकुलर रिलीजन के लोग ही आएंगे। ठीक है,
इस पर्टिकुलर जेंडर के लोग ही आएंगे, अगर कोई ट्रांसजेंडर होगा तो उसको मैं एडमिशन नहीं दूंगा या उसको मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। तो ये चीजें जो है कोई भी इंडिविजुअल, ठीक है, मैं किसमें कंसीडर होता हूं, मैं इंडिविजुअल में, ठीक है। ना तो कोई इंडिविजुअल ये बात कर सकता है, ना ही आपकी स्टेट कह सकती है, स्टेट मतलब आपकी गवर्नमेंट, ठीक है, या जितने भी आपके गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं वो ये बात कर सकते हैं। मान लो आप किसी आईएएस ऑफिसर के ऑफिस में जाओ, ठीक है, वो आपको कह दे कि आप ट्रांसजेंडर हो या इस पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करते हो या इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, इस पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करते हो, इस पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते हो, तो आप मेरे ऑफिस में ना आओ। या कोई आईएएस ऑफिसर है वो ये कह दे कि आपका जेंडर जो है, आप फीमेल हो तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, आप मेल हो तो मैं आपकी बात नहीं सुनूंगा, आप थर्ड जेंडर से बिलोंग करते हो, आप गे हो, एलजीबीटी से बिलोंग करते हो, तो मैं आपकी बात जो है वो नहीं सुनूंगा, उसको सुननी ही पड़ेगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा आर्टिकल 15 क्लॉज 2 कहता है कि हम किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, कहां पे, पब्लिक प्लेसेस पे, ठीक है। अब मान लो कोई मंदिर है, ठीक है, वो भी पब्लिक प्लेस है, गुरुद्वारा है वो भी पब्लिक प्लेस है, उसके गुरुद्वारे के अंदर कोई कुआं है, ठीक है। अब आप ये नहीं कह सकते कि इस गुरुद्वारे के अंदर कुआं है तो एक पर्टिकुलर जाति के लोग जो है इस कुएं से पानी नहीं पी सकते, ठीक है। तो ये है आर्टिकल 15 क्लॉज 2 का मतलब, ठीक है। और लेकिन ये जो डिस्क्रिमिनेशन जो है ये होती है, ठीक है, मेरी आंखों के सामने की बात है, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन भी होती है, ठीक है। गुरदासपुर में एक रिलीजियस प्लेस है, मैं नाम नहीं लूंगा, गुरुद्वारा है, क्या है, मंदिर है, ठीक है, रिलीजियस प्लेस है गुरदासपुर में। और ज्यादा डिटेल्स चाहिए तो गुरदासपुर में GNDU का कैंपस है, ठीक है, उसके पास में है ये रिलीजियस प्लेस, ठीक है। तो जनरली एज बीइंग अ, ठीक है, मीजोथीस्ट, ठीक है, मैं मीजोथीस्ट हूं, तो मेरा ऐसी जगहों से वास्ता नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या, अब मुझे उस रास्ते से जाना क्यों पड़ा, क्योंकि GNDU से जाने के लिए ना इस साइड पे हैं हॉस्टल्स वगैरह है, ठीक है। तो यहां से जाने के लिए उस रिलीजियस प्लेस के पास से जाना पड़ता है, ठीक है। हुआ क्या, यहाँ पे एक पर्टिकुलर कास्ट की लेडी थी, ठीक है, लो कास्ट की लेडी थी वो, ठीक है। वो मुझे क्यों पता चला, क्योंकि बाद में पता चला कि ये गुरुद्वारा जो है या ये जो रिलीजियस प्लेस है, पता ही चल गया आपको गुरुद्वारा, तो ये जो था हायर कास्ट वालों के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। तो वहां पे वही लोग आते थे, ठीक है। ये लेडी क्या हुआ, ये लेडी वहां पे पता नहीं वो क्या कहते हैं, उसके हाथ में वो थी, गड़बी होती है पानी की, तो गड़बी थी, तो वो यहाँ पे आई हुई थी, तो मत्था टेकने आई होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक मेरे आंखों के सामने की बात है, यहाँ पे हायर कास्ट की लेडी, तो उसने उसको क्या बोला कि ये हमारा गुरुद्वारा है, तू यहाँ पे क्या कर रही है, ठीक है। इस लेडी ने बोला कुछ नहीं, ठीक है, और क्या कहते हैं, बस ये ना चुपचाप वहां से चलेगी। लेकिन हुआ क्या, यहाँ पे इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन जो है वो तो हुई, ठीक है। तो हम लाखों बातें कह लें कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होता है, कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो आज भी होती है, ठीक है। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो हमारा मेन केस है, जो आपको एग्जाम में आएगा, ठीक है, मतलब एग्जाम में इसको आप कोट कर सकते हो एज इट इज, ठीक है। दूसरा केस था हमारा ये वाला सबरीमाला वाला केस, ठीक है। तो ये जो सबरीमाला वाला केस है, अब इसमें क्या होता था कि और भी बहुत से केसेस है, एक मस्जिद वाला केस है, दूसरा एक शनिदेव का मंदिर है महाराष्ट्र में, ठीक है, उनका केस है। लेकिन क्योंकि सबरीमाला जो था वो न्यूज में ज्यादा था, तो उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो सबरीमाला वाला जो केस है वो आज का नहीं है, असल में केरला में बहुत टाइम पहले जो है इसके ऊपर जो है बात जो है वो हुई थी। तो ये लॉर्ड अयप्पा जो है उनका ये एक मंदिर है, और वहां पे ना एक ट्रस्ट बोर्ड बना हुआ है, बेसिकली वो जो इसके जो सारे कामकाज जो है, इसके रूल्स वगैरह जो है वो बोर्ड बनाता है, ठीक है। तो उस बोर्ड ने क्या बोला कि जो यहाँ पे जो है, क्योंकि ये लॉर्ड अयप्पा का मंदिर है, तो यहाँ पे जो है क्योंकि लॉर्ड अयप्पा जो थे वो सेलिबेसी जो थे उसको क्या कहते हैं, प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। तो वो जो थे वहां का जो बोर्ड था, उन्होंने क्या बोल दिया कि विमेन बिटवीन द एज ऑफ 10 to 50, ठीक है, क्योंकि ये उनकी एज होती है, इनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो इस एज में चलता है, तो इस एज की विमेन जो होती हैं वो इम्प्योर होती हैं, ऐसा उस बोर्ड का कहना था कि इस एज की विमेन जो होती हैं वो इम्प्योर होती हैं, और अगर वो हमारे टेंपल में आएंगी तो जो हमारे जो लॉर्ड अयप्पा जो है, क्योंकि वो सेलिबेसी जो है उसको अपनाते थे, तो वो जो है क्या कहते हैं, जो उनकी जो सेलिबेसी जो है उससे अफेक्ट होगी, ठीक है। अब यहाँ पे मैं अपने पर्सनल व्यूज देने जा रहा हूं, ठीक है। पहली बात, जिस बंदे की तुम बात कर रहे हो उसको तुम कहते हो कि वो भगवान है, ठीक है, भगवान है। दूसरा वो सेलिबेसी जो है, क्योंकि और भी हिंदू माइथोलॉजी में और भी गॉड्स जो हैं इनकी बात की जाती है, जैसे शिवलिंग जो है उसको हाथ नहीं लगाने दिया जाता विमेन को,
हनुमान जो है कई बार कई जगहों पे उनके मंदिर में जो है, क्योंकि वो भी सेलिब्रेसी जो है उसको उन्होंने मेंटेन करके रखा, तो वहां पे भी ऐसी बातें जो है वो की जाती है। शनि का मंदिर है, वहां पे भी ऐसी बातें जो है वो की जाती है। ठीक है, एक तरफ तुम कहते हो, पर्सनल व्यूज बता रहा हूं मैं अपने, एक तरफ तुम कहते हो कि वो इंसान जो है, वो मूर्ति जो है, जो भी तुम उसको मानते हो वो भगवान है तुम्हारे अकॉर्डिंग। ठीक है, अब तुम्हारा भगवान इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि एक विमेन के हाथ लगाने पे उसकी सेलिब्रेसी जो है वो टूट जाएगी। ठीक है, कभी खुद से सवाल पूछना ये कि तुम उसको, जिसको तुम भगवान मान रहे हो, वो इतना भी स्ट्रांग नहीं है कि एक विमेन के हाथ लगाने से उसका जो ब्रह्मचर्य है वो तबाह हो जाएगा। ठीक है, फिर सोचना कि वो इंसान जिसको, या वो जो चीज जिसको तुम भगवान मान रहे थे, अगर उसके पास इतनी भी पावर नहीं है तो क्या वो सच में भगवान है? ठीक है, या तुमने उसको बनाया हुआ है? ठीक है, पर्सनल व्यूज। आगे बढ़ते हैं केस की तरफ। केस में क्या हुआ कि उसने बोल दिया, वो जो बोर्ड बना हुआ था उसने बोल दिया कि इस एज की विमेन जो है वो वहां पे नहीं आ सकती। दूसरा बात, एक और बात, फिर से पर्सनल व्यूज, अगर तुम्हें एंटर होने के लिए रोका जा रहा है ना, तो तुम क्यों उस चीज की पूजा कर रहे हो? पर्सनल व्यूज खत्म, वापस केस पे। तो वहां पे मना कर दिया गया। ठीक है, बात आई सुप्रीम कोर्ट के पास, तो सुप्रीम कोर्ट ने 1991 का जो केस था उसमें बोल दिया कि हाँ, विमेन जो है उनकी एंट्री जो है वो फिलहाल के लिए, क्योंकि जो अब जितने भी आज में हमने केसेस जो डिस्कस किए ना, तो उसमें आप देखो कि जुडिशरी हमारी जो है किस तरीके से इवॉल्व हो रही है। ठीक है, पहले जब 90s की बात होती थी या 80s की बात होती थी, तो सरकार जो थी, आपकी जुडिशरी जो थी, वो सरकार की बात भी मान लेती थी। और सरकार किसके अकॉर्डिंग चलती है? क्यों? क्योंकि उनको वोट बैंक चाहिए होता है, तो वो चलती है सोसाइटी के अकॉर्डिंग। जैसा सोसाइटी चाहती है सरकार वैसा ही करती है। सरकार आज भी वैसा ही करती है। ठीक है, जो सोसाइटी को पसंद है वो उसी के अकॉर्डिंग चलती है। लेकिन 1990 की बात हो गई या 80 की बात होगी, तब क्या करते हैं, आपकी जुडिशरी क्योंकि इतनी इवॉल्व नहीं थी, तो वो थोड़े डिसीजन जो थे वो सोसाइटी के अकॉर्डिंग दे देती थी। अभी जुडिशरी जिस तरीके से इवॉल्व हो रही है, जुडिशरी देखती है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है या जो हमारा फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट नहीं होना चाहिए। बाकी सोसाइटी क्या चाहती है हमें फर्क नहीं पड़ता, जो सही है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सही है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने अगर बोल दिया कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए तो वो नहीं होनी चाहिए। यहां पे क्या हो रहा था, विमेन जो है उनको अलाउ नहीं किया जा रहा था, मेन जो थे उनको अलाउ किया जा रहा था। ठीक है, क्या हो रहा था, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। कहां पे? पब्लिक प्लेस पे। क्यों? क्योंकि उनको असेस जो है वो नहीं दी जा रही थी पब्लिक प्लेस की। ठीक है, किस बेसिस पे? ऑन द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेक्स। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था सेक्स के बेसिस पे। मेल जो है उनको परमिशन थी, विमेन जो थी उनको परमिशन नहीं थी। ठीक है, तो ये जो था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ये जो है, जब उनसे पूछा गया, बोर्ड से पूछा गया कि हाँ भाई तुम क्यों नहीं एंटर करने दे रहे विमेन को, उन्होंने बोला कि देखो सर, जो ये एज होती है ना 10 to 50 वाली, इसमें क्योंकि मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो चल रहा होता है, तो इस दौरान जो है विमेन जो होती हैं वो इम्प्योर होती हैं। तो क्योंकि जो वो जो है क्या कहते हैं, मेंस्ट्रुएट कर रही होती हैं इस टाइम पे, इस पीरियड के दौरान 10 to 50, और 50 के बाद उनका जो है मेनोपॉज जो है वो हो जाता है, तो देन उसके बाद जो है हम उनको अलाउ कर देते हैं। तो ये हमारे रिचुअल है और हम इसी तरीके से चलते हैं। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि देखो, आर्टिकल 25 जो है वो क्या कहता है, वो आपको राइट टू डिवोशन देता है। ठीक है, तो अगर राइट टू डिवोशन मेन के पास है, तो राइट टू डिवोशन विमेन के पास भी होनी चाहिए। ठीक है, तो तुम उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो? दूसरा, उसने बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि एक तो तुम इसकी राइट टू डिवोशन जो है उनसे वो छीन रहे हो, उसके अलावा तुम क्या कर रहे हो, आर्टिकल 14 जो है वो राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, तो अगर तुम्हें पूजा करने का अधिकार है तो उन्हें पूजा करने का अधिकार क्यों नहीं है? ठीक है, तो तुम आर्टिकल 14 को भी वायलेट कर रहे हो। नेक्स्ट, उन्होंने क्या बोला कि आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो ऑन कहां पे? पब्लिक प्लेसेस पे, ऑन बेसिस ऑफ सेक्स। ठीक है, तो आप आर्टिकल 15 को भी वायलेट कर रहे हो। उसके अलावा आपका आर्टिकल ये 21 है। ठीक है, इसमें बहुत से आर्टिकल्स आते हैं, जब करेंगे ना तब समझोगे कि क्यों इसको मैं अभी इसके साथ छेड़खानी क्यों नहीं कर रहा हूं। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना समझो कि आर्टिकल 21 के साथ भी राइट टू लाइफ विद डिग्निटी। ठीक है, आप विमेन को डिग्निटी के साथ जो है वो जीने नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। ठीक है, फिलहाल इसको इस तरीके से समझ लो कि आर्टिकल 21 भी जो है उसको भी वायलेट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो तुम इंप्योरिटी ये कुछ नहीं होती। ठीक है, तुम्हारी वाहियात बातें हैं ये। ठीक है, तुम इतने सारे राइट जो है उसको वायलेट कर रहे हो, तो इस वजह से हम जो है हम ये ऑर्डर देते हैं कि विमेन जो है यहाँ पे एंटर कर सकती हैं। ठीक है, दोबारा से ये केस हुआ था आपका, सबरीमाला वाला केस हुआ था आई थिंक 2018 में। 2019 में दोबारा से पिटीशंस वगैरह जो है वो डालनी शुरू कर दी कि जी मतलब एंट्री जो है वो नहीं होनी चाहिए, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन अपना फाइनल दे दिया कि विमेन जो है उसकी एंट्री होगी। यहाँ पे एक थोड़ी सी क्या कहते हैं आयरॉनिकल सी चीज हुई थी। 5 जजेस का बेंच बैठा था और 5 में से 4 लोग जो थे उन्होंने ये बोल दिया था, 5 में से एक विमेन थी, आई थिंक उनका नाम था जस्टिस इंदु मल्होत्रा, अगर मैं गलत नहीं हूं तो हो सकता है मैं नाम गलत ले रहा हूं या कोई और जस्टिस हो, क्योंकि नाम मुझे याद नहीं रहते, ठीक है। तो एक जस्टिस थी, उनका नाम था जस्टिस इंदु मल्होत्रा और बाकी 4 जजेस जो थे वो मेल थे। जितने चारों के 4 मेल जजेस थे ना, उन्होंने विमेन के हक में फैसला सुनाया और जो एक इकलौते जो जस्टिस इंदु मल्होत्रा थी, उन्होंने जो था, उनके पर्सनल व्यूज रहे होंगे कुछ ना कुछ, तो उन्होंने बोला कि उन्होंने सोसाइटी की बात की, उन्होंने बोला कि अगर सोसाइटी अलाउ नहीं कर दी विमेन को तो विमेन को नहीं जाना चाहिए वहां पे, ठीक है। उनके पर्सनल व्यूज रहे होंगे या मे भी उन्होंने उस टाइम पे कुछ ना कुछ सोच के ये बात कही होगी। तो 4 जजेस ने जो है फैसला ये सुनाया था कि विमेन की एंट्री जो है वो होनी चाहिए। 5वें जज जो थे इंदु मल्होत्रा, जस्टिस इंदु मल्होत्रा, हो सकता है मैं नाम गलत दे रहा हूं, ठीक है। तो जो 5वीं जज थी, जो लेडी जज थी, बस इतना याद रख लेना, जो लेडी जज थी, उन्होंने फैसला ये सुनाया था कि विमेन जो है उनकी एंट्री जो है वो नहीं होनी चाहिए, विमेन की एंट्री यहाँ पे बैन होनी चाहिए, ठीक है। तो ये जो, लेकिन फिलहाल क्योंकि 4 जजेस जो थे उन्होंने फैसला सुना दिया था कि हाँ विमेन की एंट्री होगी, तो विमेन की एंट्री अब होती है, ठीक है। तो करंटली स्टेटस जो है वो आपका ये है, ठीक है। तो आज की जो आपकी क्लास थी ये थी आर्टिकल 15 के बारे में, ठीक है। अब बनाओ इसके नोट्स, लिखो आर्टिकल 15 क्लॉज 1